हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ। सोशियोलॉजी की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपको फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के संबंध में या फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ जो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में योगदान दी या उसमें भूमिका निभाई, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसमें से कुछ इसका हमने परिचय दिया था। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम आपको बता रहे थे। इस फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि फ्रांसीसी क्रांति के का आधार क्या था, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, संक्षिप्त रूप में हमने बताया था आपको। अब इसके बाद हम आपको बता रहे थे कि फ्रांस की सामाजिक संरचना के बारे में। लास्ट में हमने बताया था कि फ्रांस में अस्त्रीकरण उस समय विद्यमान था समाज में, और ये जो अस्त्रीकरण था उसकी 3 श्रेणियां थी या स्टेट थी, संपदा वर्ग थी। ठीक है, तो आज हम आपको उसी फ्रांसीसी समाज में अस्त्रीकरण को बताने के लिए, समझाने के लिए फ्रांसीसी समाज की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ कि फ्रांसीसी समाज की संरचना क्या थी, वहाँ पे अस्त्रीकरण किस तरह का था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज की संरचना क्या है। और आप इसको स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि फ्रांसीसी समाज की जो संरचना थी उस समय की, और उसमें जो अस्त्रीकरण था या श्रेणियाँ थी, वह 3 भागों में बटी हुई थी। मुख्य रूप से फ्रांसीसी समाज की संरचना के अंतर्गत जो 3 श्रेणियाँ थीं, उसमें से पहला था जिसको प्रथम संपदा वर्ग, द्वितीय संपदा वर्ग, तृतीय संपदा वर्ग कहते हैं। यानी इन तीनों श्रेणियों को अलग अलग समझने के लिए हम इसे प्रथम संपदा वर्ग, द्वितीय संपदा वर्ग और तृतीय संपदा वर्ग कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज की संरचना में प्रथम संपदा वर्ग क्या है। फ्रांस के सामाजिक संगठन में प्रथम संपत्ति समूह या प्रथम संपदा वर्ग में धार्मिक नेता होते थे। इन धार्मिक नेताओं को कार्डिनल, आर्क बिशप, एबर आदि के नामों से संबोधित किया जाता था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व ये पतित हो गए थे या भोग विलास में लगे हुए थे। इन लोगों ने धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि लेना छोड़ दिया था और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति से पूर्व की इन धार्मिक नेताओं की जो स्थिति थी, उसमें थी कि ये लोग जो है विनाश की तरफ बढ़ रहे थे। क्योंकि ये जो इन धार्मिक नेताओं का जो अपना कर्तव्य होता था, जिम्मेदारियां होती थी, उन कर्तव्य जिम्मेदारियों को भूल करके यह केवल भोग विलास में लगे हुए थे और उसमें कोई रुचि भी नहीं ले रहे थे उन धार्मिक कार्यों में जिनके लिए ये थे। कुछ धार्मिक नेता राजनैतिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेने लग गए थे और ये लोग पदच्युत भी हो गए थे, यानी कि पद से हटा भी दिए गए थे। और ये सभी अपना समय जुआ, मद्यपान या विभिन्न प्रकार की गलत गतिविधियों में
अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उच्च स्तरीय धार्मिक नेताओं ने अपने यानी कि जो ऊंचे पद को धारण कर रहे थे या उच्च पदों पर जो धार्मिक नेता थे, उन सभी ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना छोड़ दिया और उनसे निम्न श्रेणी के पादरियों को अधिक धार्मिक कार्य करना पड़ता था। यानी कि जो ऊपर के ये धार्मिक नेता थे, पदाधिकारी थे, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण क्या होता था कि जो उनसे नीचे के पद पे थे, उन सभी को या उन सभी पादरियों को जो धार्मिक कार्य होते थे, जिम्मेदारियां होती थी, उनको अधिक करना पड़ता था, निर्वहन करना पड़ता था। इन छोटे और निम्न स्तर के पादरियों में भी आर्थिक स्थिति खराब थी और ये लोग गरीबी से ग्रस्त थे। और इसमें साफ साफ यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये जो निम्न स्तर पे थे या जो है छोटे पद पर थे पादरी, इन सब की आर्थिक स्थिति खराब थी और यहाँ तक कि ये लोग गरीबी से ग्रस्त थे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया प्रथम संपदा वर्ग। अब आइए देखते हैं क्या है द्वितीय संपदा वर्ग। द्वितीय संपदा वर्ग फ्रांसीसी सामाजिक संगठन में दूसरी जो श्रेणी थी, यानी द्वितीय जो संपदा वर्ग था, इस वर्ग में अभिजात या नोबल होते थे, जो दो श्रेणियों में बटे होते थे। ठीक है, यानी कि इस श्रेणी में अभिजात या नोबल होते थे, जो दो श्रेणियों में विभाजित होते थे। ये अभिजात श्रेणी में जो सदस्य होते थे, ये अपने शस्त्रों या वस्त्रों से पहचाने जाते थे। यानी कि ये जो अभिजात श्रेणी या वर्ग था, इसके जो सदस्य थे, ये अपने शस्त्रों के माध्यम से और अपने पहनावे या वस्त्रों के माध्यम से पहचाने जाते थे, इनके या इनकी पहचान थी। प्रथम वर्ग के नोबलों की भी पहचान शस्त्रों से ही होती थी और द्वितीय श्रेणी के नोबलों की पहचान वस्त्रों से होती थी। ये यानी कि जो प्रथम वर्ग के नोबल थे, उनकी पहचान शस्त्रों से होती थी और जो द्वितीय श्रेणी के नोबल थे, उनकी पहचान वस्त्रों से होती थी। ये प्रथम श्रेणी के जो नोबल थे, ये फ्रांस में बड़े बड़े भूस्वामी होते थे। आदर्श रूप में अगर इनकी बात करें तो इनका कर्तव्य किसानों और जनता की रक्षा का कार्य था। यानी ये जो प्रथम श्रेणी के नोबल थे और ये बड़े भूस्वामी होते थे, इनका जो प्राथमिक और आदर्श कर्तव्य होता था, काम होता था, किसानों और जनता की रक्षा का काम था। लेकिन क्रांति से पूर्व इन लोगों ने अपने कर्तव्यों को भुला दिया था। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस जो प्रथम वर्ग के नोबल थे, प्रथम श्रेणी के नोबल थे, इनको तो इनकी जिम्मेदारी, इनका कर्तव्य था जो किसान थे, जनता थे, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। लेकिन ये भोग विलास में इतने लिप्त हो गए कि उनकी रक्षा सुरक्षा को भूल गए, अपने कर्तव्यों को भूल गए। और ये बड़े बड़े भूस्वामी भूमिहीन किसानों से अपने सभी काम भी कराते थे, इसके साथ साथ उनका शोषण भी करते थे। यानी कि एक तो रक्षा सुरक्षा सब भूल गए, लेकिन उनसे अधिक काम लेते थे, यानी कि भूमिहीन किसानों से अधिक काम लेते थे और उनका शोषण भी करते रहते थे। जहां ये पहले शस्त्रों से पहचाने जाते थे, अब इनकी पहचान फिजूल खर्ची, शानो शौकत, पूर्ण जीवन यापन या विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए हो गया। यानी कि अभी इसके पहले हमने बताया था कि जो प्रथम श्रेणी के नोबल थे, इनकी पहचान शस्त्रों से होती थी। लेकिन जब ये अपने कर्तव्यों को भुला करके यानी कि जो भूमिहीन किसान थे या जो किसान थे और वहाँ की जो जनता थी, उनकी रक्षा सुरक्षा का काम था, उसको भुला करके ये जब मतलब भोग विलास में लिप्त हो गए,
तब इनकी पहचान शस्त्रों से न होकर के अब इनकी पहचान फिजूल खर्ची यानी कि बिना मतलब का खर्च, भौतिकतावादी जीवन, भोग विलासपूर्ण जीवन और शानो शौकतपूर्ण जीवन यापन के लिए होने लगा, यानी कि इनकी पहचान इसी से होती थी। अब बात करें दूसरी श्रेणी के अभिजात या नोबल की, जिनकी पहचान वस्त्रों से होती थी। इनकी परिस्थिति प्रदत्त नहीं होती थी, यानी कि ये जो दूसरी श्रेणी के अभिजात या नोबल थे, इनकी पहचान परिस्थिति या इनकी पहचान जो होती थी या इनकी जो परिस्थिति होती थी वो प्रदत्त नहीं होती थी, यानी कि दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नहीं होती थी। ये जन्म के बाद अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से ही नोबल का पद प्राप्त करते थे। ये न्यायाधीश होते थे, क्योंकि ये आम लोग होते थे और नोबल का पद इनको अपने प्रयत्नों से प्राप्त होता था, इसलिए ये आम लोगों के प्रति दयावान व उदार होते थे। यहाँ पे ये चीज स्पष्ट हो रहा है सीधे सीधे कि इस दूसरी श्रेणी के जो पद थे, ये जो पद होते थे, जो इनके पदों को धारण करने वाले होते थे, इन पदों को धारण करने से पहले जो इनका जीवन था वो एक आमजन की तरह होता था, लेकिन ये अपने मेहनत और प्रयास से इन पदों को प्राप्त करते थे और इनका अपना एक वेशभूषा होता था जिससे इनकी पहचान होती थी। और एक अपने पद धारण करने से पूर्व एक आम जन होने के कारण, एक आम व्यक्ति होने के कारण, आम परिवार से संबंध होने के कारण ये जब पद धारण कर लेते थे तो ये आम लोगों के प्रति या आम जन के प्रति दया की भावना रखते थे, उदार की भावना रखते थे, या उनके प्रति उदारवादी रवैया इनका रहता था। अब इसके बाद आता है तीसरी श्रेणी, यानी कि तृतीय संपदा वर्ग, द थर्ड स्टेट। अब देखते हैं इसमें कौन लोग थे, इसकी संरचना क्या थी तीसरे संपदा वर्ग की। फ्रांस के समाज के इस तीसरे संपदा वर्ग में, यानी कि फ्रांस के फ्रांसीसी समाज था, इसमें जो तीसरा संपदा वर्ग था, ये इसके पहले के जो दो संपदा वर्ग थे, ये जो उसके बाद बच जाते थे लोग, वो इस श्रेणी में आते थे, यानी तीसरे संपदा वर्ग में आते थे। यानी कि फ्रांसीसी समाज का यह तीसरा संपदा वर्ग अपने पहले के दो वर्गों से बचे हुए लोगों से निर्मित होता था, या उसमें बचे हुए लोग शामिल होते थे, यानी तृतीय संपदा में शामिल थे। इस तृतीय संपदा वर्ग के सामान्य जन, किसान, व्यापारी, कारीगर तथा अन्य लोग होते थे। यानी कि इस संपदा वर्ग में, यानी कि तृतीय संपदा वर्ग में जो लोग शामिल थे वो थे सामान्य जन, थे किसान, थे व्यापारी, थे कारीगर थे, या और इन्हीं के जैसे ही बहुत सारे लोग शामिल थे इसमें। तीसरे संपदा वर्ग के किसान लोगों की ही सबसे दयनीय या खराब स्थिति थी। यानी कि उस फ्रांसीसी समाज का जो तीसरा संपदा वर्ग था कि या आम या किसान लोग थे, इनकी स्थिति सबसे खराब या दयनीय थी, और ये बड़ी कठिनाई से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे, यानी बामुश्किल ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे, या किसी तरीके से अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति कर पाते थे। समाज के अन्य लोगों के लिए यह श्रेणी या यह तीसरे संपदा वर्ग में शामिल लोग अनाज की खेती करते थे या उनके लिए अनाज उत्पादन करते थे। दिन रात परिश्रम करने के उपरांत भी इनका जीवन यापन घोर संघर्षपूर्ण था, या दिन रात मेहनत करने वाला यह श्रेणी अपनी जो इसका व्यक्तिगत जीवन था यह बड़ा कठिनाईपूर्ण था, बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता था।
और इसके साथ ही क्या होता था, इन पर भारी मात्रा या हम कहें कि भारी कर लगा दिया जाता था इन पे, जिसके कारण भी इनका जीवन संघर्षमय होता था, क्योंकि जो उत्पादन करते थे उसका एक बड़ा हिस्सा ये कर में दे देते थे। राजा प्रथम दो संपदा वर्गों, यानी कि जो राजा होते थे वो प्रथम दो संपदा वर्गों, धार्मिक नेताओं और जो दूसरा था अभिजात वर्ग का, अभिजात वर्ग का जो श्रेणी था या नोबल श्रेणी था, उनको प्रसन्न रखने के लिए इस तीसरे वर्ग के मुख्यतः किसानों और कारीगरों का शोषण करते रहते थे। यानी कि जो राजा होते थे वो क्या करते थे, जो प्रथम और द्वितीय संपदा वर्ग के लोग थे या प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लोग जो थे, जिसमें धार्मिक नेता शामिल थे और अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे, इनको खुश रखने के लिए, इनके सुख के लिए जो तीसरा संपदा वर्ग था, जिसमें किसान और कारीगर मुख्य रूप से शामिल थे, ये इनका शोषण करते थे राजा लोग। तीसरे संपदा वर्ग में भी वर्ग विभाजन था। इस तीसरे संपदा वर्ग के मध्यम वर्गीय जो थे वो बुर्जुआ कहलाने वाले व्यापारी, वकील आदि की स्थिति काफी अच्छी थी। प्रथम संपदा वर्ग के धार्मिक नेता और द्वितीय संपदा वर्ग के नोबल राजा भी चापलूसी और जी हुजूरी करते थे। यानी कि जो ये तीसरा संपदा वर्ग था, इसका जो मध्यम वर्गीय था वह बुर्जुआ कहलाता था, यानी जिसमें व्यापारी, वकील शामिल थे, इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और इसके अलावा जो प्रथम संपदा वर्ग था जिसमें धार्मिक नेता शामिल थे, और जो द्वितीय संपदा वर्ग था जिसमें नोबल राजा शामिल थे या नोबल शामिल थे, यह सभी चापलूसी और जिहिजूरी करते रहते थे और सुखपूर्ण, आनंदमय, प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। फ्रांस की अर्थव्यवस्था 1720 से लेकर क्रांति के वर्ष 1789 तक बहुत खराब स्थिति में थी। यानी कि जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी वो 1782 सॉरी फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वह 1720 ईस्वी से लेकर के क्रांति की वर्ष, यानी कि फ्रांसीसी जो क्रांति उसका वर्ष था 1789, यहाँ तक उसकी स्थिति बहुत खराब थी और घाटे की स्थिति में चल रहा था, जिसके कारण वस्तुओं के मूल्यों में तेजी आई। इस तेजी का जो अधिकतम भाग था या जो अधिकतम फायदा मिला इस तेजी का, वह मध्यम वर्ग फ्रांसीसी व्यापारियों को मिला। तीसरे संपदा वर्ग के व्यापारी एवं वाणिज्यिक वर्ग धनाढ़ बन गए थे। यानी कि जो इस तेजी के कारण हुआ क्या कि तीसरे वर्ग के जो व्यापारिक एवं वाणिज्यिक वर्ग के लोग थे वह धनाढ़ बन गए थे, उनको भी यानी फायदा मिला। इस लाभ के उपरांत इन व्यापारियों की सामाजिक स्थिति प्रथम दो संपदा वर्गों की तुलना में बहुत निम्न थी। यानी कि इस तीसरे संपदा वर्ग जिसमें व्यापारी वाणिज्यिक वर्ग शामिल थे, इनकी स्थिति अच्छी होने के बाद, अधिक धनाढ़ होने के बावजूद भी, ये जो पहले के दो वर्ग थे, प्रथम और द्वितीय संपदा वर्ग, इनकी तुलना में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी तीसरे वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं थी। और इसका प्रमुख कारण जो था वह था बुर्जुआ वर्ग का प्रशासन में प्रभावहीन होना था। यानी कि प्रशासन में इनको कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था और ना तो इनको कोई विशेष समर्थन मिलता था इस बुर्जुआ वर्ग को। तो इसलिए इनकी स्थिति अन्य दो यानी कि पहले दो वर्गों की अपेक्षा अच्छी नहीं थी। बुर्जुआ वर्ग का व्यापार, उद्योग, बैंकिंग आदि प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि जो बुर्जुआ वर्ग होता था उसका व्यापार, उद्योग
बैंकिंग आदि पर पूर्ण नियंत्रण था। इसके बावजूद भी राजा उन पर ध्यान नहीं देता था। यानी कि इतने यानी कि व्यापार उद्योग और बैंकिंग पर नियंत्रण होने के बावजूद भी बुर्जुआ वर्ग पर राजा ध्यान नहीं देते थे, उनका समर्थन नहीं करते थे या उनके विकास के बारे में नहीं सोचते थे। दूसरी ओर क्या होता था, जो प्रथम दोनों संपदा वर्ग थे, इनको निम्न और हीन समझते थे। यानी कि जो पहला और दूसरा संपदा वर्ग थे, वह भी क्या करते थे, इस बुर्जुआ वर्ग को हीन समझते थे, निम्न समझते थे। यानी कि ना तो इस बुर्जुआ वर्ग को, जो कि तीसरे संपदा वर्ग में शामिल था, इस वर्ग को ना तो राजा का समर्थन मिलता था और ना तो पहले और दूसरे श्रेणी के संपदा वर्ग का ही समर्थन मिलता था, यानी वह भी हीन समझते थे। इन परिस्थितियों में तीसरे संपदा श्रेणी में मध्यम श्रेणी के बुर्जुआ राज सत्ता प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो गए। यानी कि काम करने के बावजूद भी, कर्तव्यों को निर्वहन और जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के बावजूद भी, जब तीसरे संपदा वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं हुई, उनकी स्थिति दयनीय थी और उनको दीनहीन समझा जाता था और उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। इन परिस्थितियों ने क्या किया, इस मध्यम वर्गीय बुर्जुआ वर्ग को राज सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और जिसके लिए सक्रिय भी हो गए। और इनकी सक्रियता का और यह परिणाम रहा है कि यह 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इन्हीं के कारण ही हुई थी। ठीक है, यानी कि इस मध्यम श्रेणी के बुर्जुआ वर्ग की जो राज सत्ता प्राप्त करने की जो इच्छा हुई, जो सक्रियता हुई, इस सक्रियता का परिणाम 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की परिणति है या ये उसी का परिणाम है। तो अभी तक हमने फ्रांसीसी समाज की संरचना के बारे में बताया, जिसके तहत हमने उस समय यानी फ्रांसीसी सामाजिक संरचना में जो स्तरीकरण था, इस स्तरीकरण में तीन मुख्य रूप से जो संपदा वर्ग थे वो विभाजित थे। इन तीनों संपदा वर्ग के बारे में या तीनों श्रेणियों के बारे में हमने आपको बताया और हम आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित या फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण रहे हैं और इसके साथ ही जो उसकी शक्तियां रही हैं, जो फोर्सेज काम की हैं, हम उसके बारे में यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण रहे हैं और उससे उत्पन्न जो फोर्सेज रही हैं, शक्तियां उससे जो है उत्पन्न हुई, जो कि समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समाजशास्त्र की स्थापना में या उस समय के चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।